अंग्रेजों ने भी इस तरह के एरिया खुद बनवाए थे कि हमारे सैनिक जाके वहाँ पर ये काम कर सकें। ये तो मिथक है कि अंग्रेजों ने बनवाए, तो उनकी तो क्या औकात थी कि वो हमारे यहाँ वेश्यालय बना दे। एक लड़की किसी परिवार में है, ग्रह अच्छे नहीं है, बात खराब हो रही है, चले गए मठाधीश के पास, तो उन्होंने कहा अरे अपने एक बच्ची को दान कर दो, सब ठीक हो जाएगा। और वो मंदिर में रहती थी। वो मंदिर में रहती थी और हर किसी के लिए उपलब्ध थी। किसी औरत को हमने ये भी सुन लिया कि इसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो 100 गालियां हम देते हैं, बड़ी खराब औरत है। उसके मन की नहीं जानते उसके साथ क्या क्या बीता, बस ये हमने कह दिया कि ये औरत खराब है। ये तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हैं, अच्छे पैसे लेती हैं, इतना हंसती रहती हैं हर समय। आप देखिए तो हंस के ग्राहक बुला रही हैं। ये उनकी प्रोफेशन का हिस्सा है। कस्टमर अंदर से आए वहीं यूज कंडोम फेंक के जाएगा, वहीं वो गुटखा थूक के जाएगा, वहीं पान खाएगा तो वो थूक के जाएगा, उसकी मर्जी करे तो वो वहाँ बाथरूम भी करके जाएगा। इसको आप अगर बंद करा देंगे तो जितने रेप हो रहे हैं वो और बढ़ जाएंगे। वो क्यों रहे फिर? सवाल तो ये भी है ना, 9 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ रहे, 3 साल की बेटी को अभी पीछे घर के बाहर फेंक दिया। रेस्क्यू करने में अब आपको ज्यादा परेशानी होती है या पहले? क्योंकि पहले तो पता था कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में यहीं पर आपको जाना है। अब तो स्पा, मसाज पार्लर्स, होटल्स और इससे ज्यादा मंदिर और मठों में भी हो रहा है। तो मंदिर मठों में? हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। हाँ, एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पैसा तय कर सकते हैं, और वो एक बड़े तीर्थ स्थान पे है। तो ये तो देवदासी प्रथा भी नहीं है और कोई उम्र की सीमा नहीं है। अनमैरिड लड़कियां भी हैं उसी घर, एक घर की बहू भी है, एक घर की सास भी है। और ये तो गूगल बाबा खुले बैठे हैं, इन पर डाल के आप सर्च करो कि वो जो लड़कियां हैं होटल में बतौर कर्मचारी काम कर रही है, वो ड्रेस कोड है उनकी, वो ड्रेस पहनती है तो लगेगा ये रिसेप्शनिस्ट है, ये अटेंडेंट है, ये हॉल अटेंडेंट है, ये इस तरह, लेकिन एक्चुअल में वो सर्विस प्रोवाइडर है। बाबा राम रहीम के बुजुर्गों ने मुझे टारगेट किया। पहले मेरे पास आए तो कहा कि बहन जी इन बहनों का कुछ उद्धार करवाओ, इनका मन में शांति होगी, ये इस काम को छोड़ेंगे। मैंने कहा भेज दो बाबा को। जेंजी को कहते हैं ये इट्स माई लाइफ माई बॉडी। कोई एक लड़की कहती है कि आई एम ए प्राउड रंडी। कभी कोई आपके ऊपर हमला किया गया हो या आपको हाँ। बहुत धमकी आई हो? किसी धमकी तो छोड़ दो, मुझे तो जान से ही मार दिया था। मैं कहा, मैं तो जिंदा हूँ बस। वैदिक काल से ही प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति के बारे में बहुत से उल्लेख मिलते हैं, बहुत से ग्रंथों में वर्णन किया गया है। उसके बाद में मध्यकालीन भारत में भी वेश्यावृत्ति और प्रोस्टिट्यूशन होता रहा है। फिर मुगल आए, अंग्रेज आए, और आज 21वीं सदी में इस वेश्यावृत्ति का रूप परिवर्तित हो गया है। एस्कॉर्ट सर्विसेज हो गई हैं, मसाज पार्लर में ये काम चल रहे हैं, और वहाँ ये काम चल रहे हैं जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहले गणिकाएं होती थीं, नगर वधू होती थीं, और उनका काम होता था कि अन्य राज्यों में जाके वो जासूसी का भी काम करती थी और वेश्यावृत्ति भी करती थी नगर में। राज और राजा की तरफ से वो एक लीगल काम था और उनकी नियुक्ति होती थी बाकायदा। अगर आज आप देखेंगे तो भारत में कई जगह ऐसी जगहों पर वेश्यावृत्ति चालू हो गई है जहां पर घनी आबादी है, पब्लिक प्लेस है, और लोगों को पता भी है कि यहाँ पे बुरा काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, लेकिन हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं एक बार फिर से मेरी आइडल, जिनको मैं फॉलो करता हूं, मेरी प्यारी सी दीदी अतुल शर्मा जी, जो कि संकल्प एनजीओ चलाती हैं। करीब 600 बच्चियों को, महिलाओं को, सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू कर चुकी हैं। और ऐसा नहीं केवल दिल्ली एनसीआर में, पूरे भारत से इनको पता नहीं अब कहाँ से फ़ोन आते हैं। और अभी भी मैं पॉडकास्ट कर रहा था, दीदी एक फ़ोन पे बिजी थी तो हमको 15 मिनट शूट में लेट हो गया। दीदी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आप आई दोबारा से, हमारा पहला पॉडकास्ट बहुत आपका 7-8 लाख पार हो गया हमारे व्यूज़। थैंक यू दीदी, आज मुझे जो चीज़ें आपने बताई हैं और अभी आप बताएंगे इस पॉडकास्ट में, वाकई में मैं सुनने से पहले ही थोड़ा सा मन में अभी इतना ज़्यादा मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ जो चीज़ें आपने बताई। जी। अब ये वेश्यावृत्ति देखिए पुराने ज़माने से चली आ रही है, बहुत पुरानी है। अंग्रेज़ों ने भी जहाँ छावनियाँ थीं, कैंट थे, तो अपने सैनिकों के लिए ये इस तरह के एरिया खुद बनवाए थे कि हमारे सैनिक जाके वहाँ पर ये काम कर सकें। नहीं, एक्चुअली तिवारी जी ये तो मिथक है कि अंग्रेजों ने बनवाए जी। उनकी तो क्या औकात थी कि वो हमारे यहाँ वेश्यालय बना दें। अच्छा। कोई तो हमारे जैसा निकलता कि जो लड़ता इनसे। हाँ। ये तो हमारे ही लोगों की करतूत हैं। हाँ। जो भी हैं। अगर आप पीछे से चले जाएं
तो इंद्र के दरबार में अप्सराएं होती थी, जी है ना। जी। नाचना है उन्हें, गाना है उन्हें, यही तो काम करना है। हाँ। और अगर आप गौर से देखें माइथोलॉजी को, तो कहीं भी इंद्र को देवऋषि इंद्र तो कहा जाता, क्योंकि देवताओं के ऋषि थे वो, मगर उनके चरित्र को कोई बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया जाता, है ना। बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया जाता उनको, ऐसे ही कि वो फर्जी करके और वहाँ चले गए उस औरत के पास और उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया जी। तो ये बहुत सारी कहानी उनके बारे में थी। तो उनके दरबार में अप्सराएं थी। हाँ। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, चलिए वो तो कहाँ रहे कहानी हमें नहीं पता, लेकिन आ जाइए तो राजाओं के दरबार में थी, हमेशा रखी गई नगर वधू कह के। मतलब नाम देखिए कैसे बना दिया, नगर वधू कह दिया तो इसका मतलब सबके लिए उपलब्ध है वो, ये तो नाम ही उसका कह रहा है कि वो हर किसी के लिए। स्त्री मतलब स्त्री, माँ बहन, वो अलग रूप हो गया, लेकिन आपने एक औरत को नगर वधू बना दिया। अभी कोई भी वो हो गया है सबके लिए। फिर चूंकि हर जगह हमने शुरू से आदत बना ली थी, पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा ये सुनने में, थोड़ी सी खराब बात है। खराब ये कि जितने भी हमारे त्यौहार हैं, जितनी हमारी पूजा पाठ हैं, ये सब में कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीज़न थे हर चीज़ के। आप देखो तो, लेकिन हम साइंटिफिकली उन्हें मानते नहीं। जैसे अभी हमने मकर संक्रांति की है, इसका बिल्कुल सीधा है कि उस दिन सूर्य नारायण अपनी पूरी उस पर होते हैं, और अगर आप उस समय पूजा कर रहे हैं या उनके नाम पे दान, मतलब उनको शांत करने के लिए जो ग्रह हैं उनकी सब चीज़ को, मगर आध्यात्म से हम इसलिए जोड़ते थे उनको, धर्म से इसलिए जोड़ते थे ताकि लोग पालन करें। ऐसे तो जनरली करते नहीं सुनते कि नहीं है ऐसा, लेकिन जैसे धर्म से जोड़ा तो इतने धर्म भीरू तो हम हैं कि मान जाए उस बात को। इसको भी धर्म से जोड़ के उन्होंने पहले तो अपने दरबार में रखा, नगर वधू बना दी। वो लोगों को अगर बुरा लगा तो देवदासी, देव की दासी। एक लड़की किसी परिवार में है, कोई कुछ हो रहा है, ग्रह अच्छे नहीं है, कोई बात खराब हो रही है, चले गए मठाधीश के पास, तो उन्होंने कहा अरे अपने एक बच्ची को दान कर दो प्रभु चरणों में दान कर दो, सब ठीक हो जाएगा। और वो मंदिर में रहती थी, वो मंदिर में रहती थी और हर किसी के लिए उपलब्ध थी। वो जो पूजा पंडित, मठ के अधिता जो भी थे, उनके इर्द गिर्द वाले लोग, उनके जानने वाले लोग, वो सब के लिए उपलब्ध थी, हर किसी के लिए। और वो बहुत छोटी बच्ची हुआ करती थी। ये नहीं कि आपने सोच लिया कि वो यंग हो गया और उसके बाद दे दी गई, ना, वो छोटी बच्ची दी जाती थी ताकि वो घर को भी भूल जाए और वहीं रह। शुरू में वो घर का वहाँ का काम कर रही है, साफ सफाई कर, उसके जिम्मे हर काम था। मठ जो भी मठाधीश थे उनके खाना बनाने से लेकर उनकी पूजा पाठ, उनका सब मंदिर की साफ सफाई, हर काम, और फिर रात को उनकी सेवा करना, शारीरिक सेवा करना उनकी, ये भी उनका धर्म में शामिल था। मतलब हमने धर्म से जोड़ दिया कि धर्म में चलिए देवदासी, किसी ने कुछ नहीं बोला। आज भी चलिए, भी अगर एक्ट ना बनता और उस पर बड़ी चर्चा ना होती तो अब भी देवदासी प्रथा बहुत सी जगह पे आज भी साउथ में चल रही थी। इसमें दीदी देवदासियाँ जो होती थी, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर नगर में कोई वधू आती थी शादी के बाद में, तो सबसे पहले जो नगर का मंदिर होता था, वहाँ का जो पुरोहित होता था, पहली रात उसके साथ सोना होता था और उसके बाद अपने हस्बैंड के पास में। ये देखिए, ये हो सकता है ये मिथक हो, पर संभव कुछ भी असंभव भी नहीं है। उस समय जितना जो ये पंडित थे ना, जितना इनका वर्चस्व था उस समय, उसी की परिणति आज झेल रहे हैं। आज गालियां मिल रही पंडितों को, आज गालियां जो भर भर के क्योंकि हमारे जो पुरखों ने किया, उन्होंने ही इस समाज की जितनी गंदगी फैलाई, उन्होंने अपने सुख के लिए स्वांत सुखाए जिए वो लोग। और आज भी अगर आप देखेंगे तो जितने बाबा हैं, जितने भले वो पंडित ना हो, वो कुछ भी हो, लेकिन वो स्वांत सुखाए जी रहे हैं, वो महिला का शोषण कर रहे हैं। कहाँ नहीं हो रहा, चाहे वो संत राम रहीम संत कह रहे हैं खुद को, बापू आशाराम कह रहे हैं, रामपाल संत कह रहे हैं, कहाँ से संत हैं? तो किया तो सब हमारे धर्मगुरुओं ने, जितना भी खराब किया, मगर वो इतना विभत्स रूप लेगा ये तो शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, हमारे पुरखों ने भी नहीं सोचा होगा। ये आते हुए देवदासी तक आए, देवदासी के बाद हम आ गए तो मुसलमान आए हमारे यहाँ, तवायफ़ी दौर हो गया, तवायफ़ कहलाने लगी, मुजरा करने लगी। मतलब जो हमारा उस समय, देखिए नृत्य संगीत का भी अपना एक अलग था वो, कि वो शास्त्रीय संगीत और उस नृत्य को राजनर्तकी अपॉइंट की जाती थी। ठीक है, उनका क्या शोषण था क्या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन वो नर्तकी का दर्जा रखती थी। अब आगे फिर मुग़ल आए तो उन्होंने तवायफ़ी दौर शुरू किया, और वो भी मुजरा और दूसरी तरह की, हालांकि वो भी इतना ख़राब नहीं था कि वो औरतें चाहें तो किसी एक की होकर रह सकती हैं, चाहें तो वो एक से मन भरा तो दूसरे की किसी की हो सकती है। ये उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं थी कि आपको ये काम हर रोज़ करना ही है, वेश्यावृत्ति नहीं थी कम से कम। अच्छा, हाँ, इस पे कई पिक्चरें भी बनी हैं तवायफों के ऊपर। तो बड़ा अदब से, लिहाज से, और बड़ा उसका एक प्रोटोकॉल होता था कि पहले आके वो बैठेंगे, उसके बाद में फिर वो आएंगी। और ये सच्चाई थी कि एक बहुत बड़ी उम्र की महिला थी वहाँ पे, जिनकी वजह से ही मैं इतने सालों तक टिकी भी रही। अच्छा। मैं उन्हें माँ बुलाती थी
तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आज बर्बाद हो गए। हाँ, हम तो उस दौर के हैं, क्योंकि वो जब मुझे मिली, जब मेरी 28-30 साल की उम्र थी, हाँ। तब उनकी लगभग 80 साल की उम्र थी। ओ, हाँ, तो उन्होंने कहा मैं तो तवाइफी दौर की हूँ। हम्म, उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया, हम्म, छोटी मोटी, जैसे अनारकली थी पुरानी वाली, उसमें भी हम्म। छोटे मोटे रोल किए, लेकिन नहीं चल पाई तो आ गई। पहले तवाइफें भी जाती थी फिल्मों में काम करने के लिए। हम्म, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो बड़े सेठों की घरों की औरतें हम्म। अपनी बेटियों को अदब सिखाने के लिए लाती थी शादी से पहले, अच्छा, कि कैसे बैठना है ससुराल में जाके, हाँ, खड़े होना है तो कपड़ों की सरसराहट ना हो, हाँ, चलो तो पायल की मंदी सी आवाज़ हो, वो छन 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 ना हो जाए, कि ओ, तेज नहीं आवाज़ हो। ये सब हमारे यहाँ सिखाने भेजती थी। चाय और हर लाना रोज, है, हाँ, कैसे आपको देना पान है, खिलाना है। हाँ, किस तरह देना है, हम्म। और आपकी चाल कैसी होनी चाहिए। नहीं अब भड़बड़ गया, पता लगा चाय दूसरे के ऊपर गिरा दी, हाँ, या ऐसे पटक के रख हाँ, दी, हाँ। नहीं, हर चीज़ का एक तरीका कि ऐसे आपको जाना है, ऐसे नहीं जाना, किसके सामने जाना है, किसके सामने कौन सा कपड़ा पहन के जाना है। देखिए हमारे यहाँ तो, अगर हम पीछे चले जाएं थोड़े, हम्म, तो कपड़ों पे तो कोई चर्चा ही नहीं है। आज जो लोग कहते हैं ना कि वो ऐसा कपड़ा पहना था इसलिए रेप हो गया, ऐसा कपड़ा, हमारे यहाँ तो कंचुकी का रिवाज था। जी, आप देखिए पुराने में कब नहीं था बिल्कुल। कि भाई हमारी औरतें तो कंचुकी पहनती थी, ऊपर से दुपट्टा, एक लांग की साड़ी बांधी, ये कपड़ा पहनता था। तो कहाँ उसमें अश्लीलता थी? अश्लीलता है ये केवल है तन शरीर ढकने ढकने का भी जो आया वो मुगल कालीन में आया, मुगल कालीन में उनसे आया, बचने के लिए। बचने के लिए। जी, उसके बाद हमारे यहाँ पर्दा प्रथा शुरू हुई, हाँ, शरीर को ढकना शुरू हुआ, हम्म, ये सब तब हुआ। लेकिन तवाइफी दौर तक भी सब ठीक था। अभी तो धीरे धीरे जो बदला, क्योंकि जैसे बदलाव कैसे हुआ, मुझे बचपन की बात याद आती है कि जब हम हाई स्कूल में थे तो वो एक निबंध शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा सबने, कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। और दूसरा था, उसी के साथ साथ मैं दोनों को कोलैबोरेट करती हूँ, विज्ञान वरदान या अभिशाप। दोनों चीज़ हुई। एक तरफ हमने विज्ञान में तरक्की की, दूसरी तरफ हमने इधर निकृष्टता की तरफ चले। कि वरदान ऐसे हुआ कि टीवी आया, कुछ वहाँ जाना कम हुआ, न्यूज़ देख रहे हैं, कभी कभी चित्रहार आ रहा है उसको देख रहे हैं, फिर सैटरडे संडे फिल्म आने लगी, उनको देख रहे हैं, वहाँ का जाना कम हो गया। जो मनोरंजन के लिए जा रहे थे, जो उनका नाच गाना देखने जा रहे थे, जो कुछ नयापन देखने जा रहे थे, वो वापस हो गए, घर में देखने लगे। अब उससे ज़्यादा ये हुआ कि दूसरे चैनल शुरू हुए, तब हमने और ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। हर रोज़ आपको पिक्चर मिल रही थी। फिर रईसी कसर अल्ट वाला जी एकता कपूर ने कर दी, कि वो जो कसौटी ज़िंदगी का उन्होंने बनाया, तो पूरी औरतों की ज़िंदगी को कसौटी पे कस दिया। ऐसे मैंने देखा औरतों को पागल हो के उसको देखने को, हज़ारों उसके एपिसोड चले, और मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या देख रही हैं। ये हमारी फ्रस्ट्रेशन थी कि हम देख रहे हैं कि एक औरत, वैसे तो हम गालियाँ दे रहे हैं, किसी औरत को हमने ये भी सुन लिया कि इसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसको 100 गालियाँ हम देते हैं, बड़ी ख़राब औरत है ना। उसके मन की नहीं जानते, उसके पिछड़े उसको नहीं जानते कि उसके साथ क्या क्या बीता, बस ये हमने कह दिया कि ये औरत ख़राब है। लेकिन वहाँ आप देख रही हैं वही औरतें बैठ के कि आज वो किसकी बीवी है, उससे ख़राब हुई तो दूसरे के पास चली गई, अभी दूसरे के पास बरसों रह आई, फिर वापस आ गई उसी के पास। मुझे एक मर्द हिंदुस्तान का बता दो जो एक रात अपनी पत्नी कहीं चली जाए किसी के पास, और वो अगले दिन कहेगा मैं तुझे रखूँगा। हिंदुस्तान कोई औरत भी नहीं है, कोई आदमी ये कह दे कि मेरा तो उससे फलाने संबंध है, वो मजबूरी में, वो बच्चों खातिर टिकी तो रहेगी, पर उस पति के साथ उसके रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो पाएंगे। तो ये कैसे रिश्ते थे भाई, कि उसके पास गई तो उसकी होगी, ये तो रहा सा उन्होंने परोस दिया, फिर वहाँ और ज़्यादा कम हो गया जाना, जब सब कुछ यहाँ मिल रहा है वहाँ क्या देखेंगे। अब वहाँ से गए, ख़त्म हुए, तो तब ये बढ़ा। और मैं कुछ कहीं कहीं अपने को भी मानती हूँ कि हमने बहुत उन पर जोर दिया, पढ़ाओ बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को काबिल बनाओ, क्योंकि ये काबिल बनेंगे तो तुम इस वेश्यावृत्ति से बच जाओगी, इस गंदगी से बच जाओगी। उनके बच्चे पढ़ने लगे, उनकी लड़कियां पढ़ने लगी, तो धंधा तो चलना ही था। और इस शहर, इस हिंदुस्तान भर में पिशाच बहुत हैं, वो अपनी बहन बेटियों को बहका के फुसला के लाने लगे, कभी काम के नाम पे, कभी शादी के नाम पे, कभी प्रेम में फर्जी, और सब लड़कियों को फिर तो घर घर में फैल गया ये। आपने तो दीदी बहुत पुराना, मतलब हमारे हिसाब से, हम लोग के हिसाब से तो बिल्कुल बहुत पुराना ज़माना भी देखा है। बिल्कुल। और मेरठ से आपने शुरुआत करी थी, मेरठ में कबाड़ी बाज़ार जो होता था जी, वहाँ से, तो उस समय जो वहाँ पे स्थिति थी महिलाओं की, लड़कियों की, उस समय भी इतनी ख़राब थी उनको? नहीं, जब मैं शुरुआत में आई थी और मुझे जब ये कहा गया था, मेरी मदर ने मुझे कहा कि मतलब छोटी सी थी मैं, कि वहाँ ख़राब औरतें रहती हैं, और मैंने सवाल पूछा क्यों ख़राब औरतें हैं, तो उन्होंने कहा था कि बेटा वो नाचती गाती हैं। वो भी मुझे समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा आदमियों के सामने नाचती गाती हैं। थोड़ा सा मुझे वहाँ इसलिए लगा क्योंकि हमारे घर में भी जब कुछ फंक्शन हो तो नाचती गाती तो सब थी, भाभी भी, अम्मा भी, सभी, लेकिन मर्दों का प्रवेश निषेध होता था उस समय, कि कोई आ भी गया तो उसको भी डांट के किसी बड़ी बूढ़ी ने भगा दिया, अरे चल औरतों का कार्यक्रम चल रहा है, तू क्या कर रही है ना, ये हो गया। तो वो मुझे लगा कि अच्छा आदमियों के सामने नाचती हैं, गैर मर्दों के सामने नाचती हैं, ये गलत है।
जी। ये तो मुझे इतना समझ में आया। लेकिन वो मेरे सामने तक की बात है कि हम कभी रात को भी बाजार वजार गए पापा जी के साथ, या हमारे यहाँ एक मेला भरता है फूल डोल का, तो वहाँ भी गए, तो उनके हारमोनियम की आवाज़ लगातार आती थी, तबले की भी और हारमोनियम की। और ये तय था कि उनका मनोरंजन कर विभाग में रजिस्ट्रेशन ही इस बूते पे होता था कि 2 उस्ताद जी जरूर रखे जाएंगे, अच्छा। एक तबला एक हारमोनियम वाला, अच्छा। हैं उनके रजिस्ट्रेशन सबके। हाँ। नाचने गाने के, तो आप नाचेंगी गाएंगी, अकेले थोड़ी नाचती रहेंगी, तो एक हारमोनियम होना चाहिए, एक तबला होना चाहिए, गाएंगी भी तो तबला और हारमोनियम चाहिए, तो वो उस्ताद जी जरूर रखे जाते थे। इसका मतलब मान लिया कि भी उस्ताद रहेंगे और नाचेंगी गाएंगी, कहीं भी वेश्यावृत्ति जैसी बात नहीं थी। कोई महिला ऐसा हो सकता, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे वहाँ पे कि जो किसी एक के हो गए, भले घर के लोग आए, समाज के लोग आए और किसी एक महिला के होके रह गए, सब घर परिवार सब छोड़ दिया और बूढ़े होके गए, वहाँ से खत्म हुए, मर के गए। तो इसका मतलब किसी एक की वो होकर रह जाती थी, फिर कोई दूसरा नहीं चाहिए, बाकी तो नाच गा के या लड़कियों के ज़रिए। और फिर तो हमारे जैसे बहुत नरपिशाच आए कि जो अपनी अपनी बेटियों को बेच गए और फिर धंधा उनका चालू हो गया। और मन बदलता है हर चीज़ से, आप जैसे कहते हैं ना कि जैसा खाया न वैसा हो मन, वही मन होता चला गया। कभी वो नाचती गाती थी, छूट गया सब। हमने कोशिश की, 98 में हमने एक कोशिश की उन्हीं अम्मा के ज़रिए कि अम्मा सब इतना अच्छा गाती हैं, नाचती भी हैं, क्यों ना इनको समाज में एक मंच दें एक बार। तो उन्होंने कहा तेरी मर्जी, पर मुझे भरोसा नहीं है कि ये चल देंगी। मैंने कहा देखेंगे जो होगा। हमने खैर शुरू करा, आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने इतने दिल से एक्सेप्ट किया इसको और बड़ी खुश थी सारी औरतें। महीनों हमने रिहर्सल में रखा उनको, और मीडिया ने भी हमारा इतना साथ दिया कि रिहर्सल तक की खबरें छापी, क्या उस कमरे पे ये वाली रिहर्सल हो रही थी, यहाँ उस्ताद लोग खुश हुए कि हमें दोबारा से रोज़गार मिल गया जिनको नहीं मिल रहा था। अब उसके बाद में जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन हमें सबने बहुत डराया कि आएंगी नहीं, मगर उनकी भावनाएं उठ चुकी थी, जाग चुकी थी। उन्होंने मुझे निराश नहीं किया, और एन वक्त पे मैंने जैसे ही नीचे एक जीप लगा दी थी कि जिसमें सारी एक बार ही आ जाए, बार बार ना लाना पड़े, सब बैठ गई। मुझे लास्ट पॉइंट तक ये कहा वहीं के लोगों ने कि बिल्कुल नहीं उतरेंगी नीचे, आप लिख लेना, हमें तो ज़िंदगी गुजर गई यहाँ देखते देखते, ये नहीं जाएंगी। लेकिन वो आई और समाज ने भी इतना बड़ा सहयोग किया उसमें। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँगी कि मैंने हर वर्ग का आदमी बुलाया, जैसे हमारे मौजूदा MLAs भी बुलाए, अब तो 4 MLA होते हैं, तब 2 होते थे हमारे यहाँ, जो इस सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं इस विधा से, वो भी बुलाए, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, रेस्क्यू ऑफिसर, और भी थे बहुत लोग। अब देखिए उसमें कैसे होता है, सब आए, सिर्फ कोई नहीं आया रेस्क्यू ऑफिसर, उसे नहीं आना, जबकि उसका ही वो काम था। अच्छा। हाँ, रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन का उसके अपॉइंट ही वहाँ होता है रेस्क्यू ऑफिसर, हर शहर में नहीं होता। केवल उस शहर में जहाँ ये इस तरह के आइडेंटिफाइड रेड लाइट एरियाज हो, वहाँ पे होता है। वो नहीं आया, ना आए कोई बात नहीं, और मजबूरन MLA साहब को बैठना पड़ा। जब उन्हें ये पता लगा, उन्हें पता नहीं था, सांस्कृतिक संध्या पता थी कि संकल्प की सांस्कृतिक संध्या है, जैसे उन्हें पता ये औरतें हैं, तो उनको ये लग रहा था कि मैं तो जाने, और उनका चेहरा मुझे ये लग रहा था कहाँ फंस गए, मैं कहाँ फंस गया, क्या मैं गंदगी में बैठा हूँ। कार्यक्रम इतना सफल था वो कि अगले दिन अखबार हमारे उससे भरे पड़े थे कि वेश्याओं को ऊंचा पीढ़ा देने की कोशिश और दुनिया भर के। लेकिन विधायक जी ने हमको क्या आपने ये किया, हमको वहाँ बुला लिया, इतनी गंदी औरतों को मिलकर, सुनो आज से तुम जिंदगी में भूल जाओगे कि मैं भी हूँ कहीं, और हर रोज करूंगी इनका कार्यक्रम, कौन मुझे रोकेगा, मैं देखती हूँ। और इतने बरस बीत गए, वो 20-25 साल में दोबारा विधायक नहीं बने, अब जाके बने फिर से। अच्छा। इतना हमने मतलब बहुत कुछ किया फिर, क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं है तुम किसी इंसान उसको दोष दो जो खुद से काम कर रहा है, जैसे एस्कॉर्ट सर्विसेज चल रही है, जिसको आपने ले जाके बेच दिया और मजबूरी की वो उस मंडी में पड़ी हुई है, उनको आप दोष कैसे दे सकते हो? उनके दोषी तो हम हैं, समाज है पूरा। तो आप उनका नृत्य, और वो इतना सफल कार्यक्रम था, हमने 1 घंटे का सोचा था, हमको 6-7 घंटे, रात के 11 बज गए थे, शाम को 5 बजे शुरू। यहीं पे दीदी कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं इन लोगों के लिए, ये तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, अच्छे पैसे लेती हैं और इतना हंसती रहती हैं हर समय, आप देखिए तो हंस के ग्राहक बुला रही हैं। ये उनके प्रोफेशन का हिस्सा है, नहीं हंसेंगे तो कौन। लेकिन ऐसे समझ लीजिए, अब अंदर की बात तो उनकी ज़िंदगी कैसी रहती है, कैसा उनका खाने पीने को क्या मिलता है, रहने की वहाँ साफ़ सफाई क्या है, आपने बड़ा अंदर जाके देखा, तो वो कुछ अगर आप बताएं उनकी दिनचर्या कैसी रहती थी। देखिए दिनचर्या की मैं क्या बताऊं, टॉयलेट तो वहाँ मतलब शौचालय तो होता है, लेकिन बाथरूम नहीं होता। नहाएंगी आप, एक चबूतरा है, उसी बैठ के नहाएंगे आप, अंदर तो आपको बंद करके, तो कमरे कितनी देर बंद करेंगे, 1 पे 4-4 बैठो वहीं नहाओ, इतना टाइम थोड़ी है, कस्टमर के आने का टाइम हो रहा है, तुम सारी एक जाओगी बाथरूम में 7 घंटे में निकलोगी। अच्छा। यही नहाओ सब, 5-6 बैठ जाओ एक साथ, नहा लो, नल लग रहा है, बाल्टी भरते रहो, नहाते रहो, वहीं नहाओ। और बदहाली ये है कि उसी पे बैठ के खाना खाओ, कस्टमर अंदर से आए वो वहीं यूज कंडोम फेंक के जाएगा,
वहीं वो गुटखा थूक के जाएगा, वहीं वो पान खाएगा तो वो थूक के जाएगा, सामान्य भी थूक के जाएगा, वो उसकी मर्जी करे तो वो वहाँ बाथरूम भी करके जाएगा। और आप खाना खा रहे हैं तो खाते रहो, उठ नहीं सकते आप उस जगह से, क्योंकि जितना ये कमरा है कि इतनी जगह, जितनी नीचे दुकान है उतना ही ऊपर तो कमरा है। कितना ही दिखा तो महिमा मंडित करके इतना बड़ा कोठा है, इतना कोई कोठा बड़ा नहीं होता। इतने में आधे में ये है कि जहाँ बैठे, आधे में 4 पर्दे डाल दिए कि ये केबिन बन गए, इनमें वो मर्दों के साथ चली जाएंगी। कौन उसको स्वेच्छा से जीता इस ज़िंदगी को? कौन वहाँ जाके उसको कुछ मिल रहा है? उनकी रोटी का पता नहीं कि कब मिलेगी नहीं मिलेगी। आज अगर 10 से 15 कस्टमर नहीं हुए तो शाम की शायद रोटी भी ना मिले। बच्चा है तो शायद उसके लिए दूध भी ना मिले। वैसे तो बच्चा रखा ही नहीं जाता इनके पास, छीन लिया जाता है, लेकिन वो भी ना मिले। और चाहे आपको मेकअप का सामान लेना हो, चाहे आप बीमार हो जाओ, वो सब आपको अपने आप एक्सपेंसेस अपने करने हैं। तो उन सबको कमाने के लिए कौन खुश रहेगा कि उसे 10 से 15 कस्टमर निपटाने पड़ जाएं? बच्चा आपने कहा उनके पास नहीं रहता है? बच्चा तो देखिए, दुधुआ बच्चा छीन लेती है वो। अच्छा। वो 1 साल तक तो उस बच्चे को वहीं रखेंगी, हाँ उसी कमरे पे। हाँ। क्योंकि जितना बच्चा रोएगा माँ के छूटने पे, उतना कष्ट वो माँ बेचैन होगी, अंदर रुक नहीं पाएगी, उतनी ज़्यादा वो जो वो कहेगा वो करेगी। जैसे बाहर बच्चे के पास जाना बस। और उसके बाद इन्होंने कोई जगह बना रखी है ऐसी जहाँ सब बच्चों को रखते हैं, अलग अलग जगहों पर रखते हैं। माँ तो कभी जा ही नहीं सकती छोड़ के अपने बच्चे को। मेरे पहले रेस्क्यू के अनुभव से और आज तक का, माँ ने नहीं छोड़ा कभी अपने बच्चे को। वापस जाने को तैयार हुई कि हम वापस चले जाएंगे, पर बच्चे नहीं छोड़ के जाएंगे। तो जो लोग ये कहते हैं ना, अगर इसमें भी कोई, मैं देखती नहीं हूँ कमेंट्स वमेंट्स, अगर कोई इसमें भी कमेंट कर रहा है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें ये शर्म आनी चाहिए कि इनके लिए, पर इसका मतलब आपकी मानसिकता है कि ये बाज़ार बने रहें, मगर दिल पर हाथ रख के तो कहो कि क्या यहाँ किसकी बेटियाँ हैं? उनकी नहीं है। अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले मात्र सत्तात्मक परिवार नहीं है। अब हमारे आपके समाज की बेटियां हैं वो, जिन बेटियों को हम दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर वहाँ नहीं पढ़ रही है बेटी, ना बच रही है। कहाँ बच रही है? एक गंदा सा आदमी आएगा, 55-60 साल का आदमी होगा, और वो कहेगा ये लड़की चाहिए सबसे जो सुंदर हो, सबसे जो अच्छी लग रही हो, जो सबसे कम उम्र हो। तो कहाँ बच रही है वो? किसकी आप बात कर रहे हो? गंदगी का तो ये आलम है कि मैंने पर्दों को झूलते हुए देखा, वहाँ लटक गए वो चिथड़े हो गए, और वो मुझे याद नहीं पड़ता कभी पर्दे बदले गए हों। सच बात तो ये है कि जो केबिन टाइप बना रखे हैं, एक एक गद्दा पड़ा हुआ है, उनमें ऐसे पर्दे डले हुए हैं और एक सामने पड़ा हुआ है। एक का दूसरे को पता है क्या हो रहा है, दूसरे का तीसरे को पता है क्या हो रहा है। तो वो एक दूसरे का दुख दर्द जानती हैं, शेयर भी नहीं कर सकती। बहुत से कमेंट आए दीदी, पहले भी आए थे, हमने 2 पॉडकास्ट आपके साथ में करे हैं, तो कुछ लोगों ने उसमें ये सवाल उठाया है कि ये अगर आप कर रहे हैं, अगर समाज में नहीं रहेगी ये प्रथा, हाँ, तो रेप केस बहुत बढ़ जाएंगे, रेप ज़्यादा होने लगेंगे। ये एक सुविधा उपलब्ध है कि वहाँ पे मर्द जाके अपना पूरा कर सकता है शरीर की इच्छाएं, और इसको आप अगर बंद करा देंगे तो जितने रेप हो रहे हैं वो और बढ़ जाएंगे। हो क्यों रहे फिर? सवाल तो ये भी है ना। 9 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ रहे, 3 साल की बेटी को अभी रेप कर, घर की बच्ची, और उसे पीछे भी घर के बाहर फेंक दिया पीछे, और वो ढूंढते फिरेगा दुनिया भर में। तो तब रेप नहीं हुआ? रेपिस्ट की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म ईमान कुछ नहीं है, सॉफ्ट टारगेट है उसका। जो सामने सबसे कमज़ोर मिल जाए, निर्भया कांड में, वो जो डॉक्टर थी वेटरनरी डॉक्टर उस कांड में, या आप हरियाणा वाले मामले में, किसी में भी आप देख लें, उसमें कहीं से कहीं तक भी वो लड़कियां सब पढ़ी लिखी थी, मजबूर नहीं थी, तो क्या वो बच गई? और वो नरपिशाच जो उन बच्चों, जो निर्भया के साथ किया, जो उस वेटरनरी डॉक्टर के साथ किया, वो वहाँ जाके कर लेते। वो क्यों उन्होंने पकड़ा? जो बलात्कारी है उसको कहीं नहीं जाना है, उसे देखना जो सबसे कमज़ोर हो, जैसे बाज के पंजे में फंसी हुई चिड़िया, वो उनको चाहिए। ये बाज़ार अगर हैं, अगर आपकी ऐसी सोच है जो भी कमेंट कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ? मैं तो यही कहूँगी कि फिर हिंदुस्तान में नहीं पैदा होना चाहिए था, वो कहीं और पैदा हो जाते। अपनी संस्कृति को क्यों डुबा रहे हैं, रसातल में क्यों पहुँचा रहे हैं? पहले ही बहुत है। अरे कहो कौन जा रहा है वहाँ? जो कमेंट कर रहे हैं वो वहाँ नहीं जा रहे। फिर मैं आपको बताती हूँ एक बात, वहाँ कौन जा रहा है? वो जिनके पास पैसा नहीं है, जो हैंड टू माउथ है, जिन्होंने 500-600 रुपये दिन भर में कमाने हैं, वो 200-250 रुपये वहाँ देंगे, और वहाँ 100-200 रुपये की दारू पियेंगे, 50 रुपये बचेंगे, बीवी को देंगे, बीवी कहेगी इसमें क्या करूँ, तो उसे पीटेंगे। ये पूरी दिनचर्या है। तो इसमें आप कहाँ कौन सी बात कर रहे हैं कि ये बाज़ार नहीं होंगे? वो आदमी बलात्कार करने नहीं जाता, वो तो दिन भर का थका होता, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने में आएगा। वो पहले टारगेट ढूंढेगा। टारगेट ढूंढता कौन है? बलात्कारी, जो ठाली है, कुछ काम नहीं करना, जिसको इधर उधर घूमना है, नशा करना है,
और सड़कों पे, स्टेशंस पे, सब जगह उसे जहाँ टारगेट दिखा वहाँ उसने पकड़ लिया उसे, या आपके घर के इर्द गिर्द का, या आपके घर के अंदर का कोई जो वहाँ नहीं जाएगा लेकिन आपके बच्चे को टारगेट करेगा। अभी आप कहीं मत जाइए। अब लाख कैथल पुलिस उसमें कितना भी सफाई दे रही है, मगर एक शब्द भी कैथल पुलिस के जो DSP हैं वो ये नहीं कह रहे वो वर्दी में कौन है जो उस बच्ची के बारे में डिफाइन कर रही है, जिसको घर में 9 साल की बच्ची है, 11 साल का भाई है, वो रेप करता है, और उस रेप नहीं, सिंपल संबंध हुआ है और उसको बच्चा पैदा हो रहा है। तो और उसके बाद कैथल पुलिस कह रही है ये फेक है, ये फेक है। तो वो जो महिला है जो अपने आप को पुलिस कह रही है, जिसके यहाँ भी लगा हुआ है, और वो पूरी बात बता रही है कि जब ये मेरे पास आई लड़की तो ये हालत थी इसकी, इसके माँ बाप उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बेटे को, मगर लड़की मरती है तो मर जाए, इसको हमारे पास छोड़ गए। तो और उस बच्ची की इतनी फोटोज, इतनी वीडियोज की वो चिल्ला रही है मुझे गोद में ले लो, मुझे गोद में ले लो। क्या मतलब हम हर उस चीज़ पे, जैसे हमारे यहाँ पुराने ज़माने में कहा जाता भूस पे लीपना, वो कोशिश करते हैं कि भूसा उड़ रहा है तो इस पर कुछ लिपाई कर दो मिट्टी की, उड़ेगा नहीं। वो वाली बात है कि गंदगी तो लेकिन बदबू देगी आपको, आप कितना भी उसे करो। अगर ये बाज़ार पे आपकी ये सोच है कि ये होंगे नहीं तो बलात्कार और बढ़ जाएंगे, मैं तो अखबार उठाने को कहूँगी, ऐसे कमेंटेटर्स जो भी कमेंट कर रहे हैं कि अखबार उठाओ, हर दिन 2 से 3 बलात्कार के केस आ रहे हैं। तो ये बाज़ार तो बंद नहीं हुए अभी तक, ये तो चल रहे हैं बराबर, बढ़ ही रहे हैं, बल्कि अब शिफ्ट हो गए स्पॉट सर्विसेज में, मसाज पार्लर, स्पा में, होटल्स में, सब जगह शिफ्ट हो गए। तो अब क्या है फिर? तो अब आपको रेस्क्यू करने में अब आपको ज़्यादा परेशानी होती है या पहले? क्योंकि पहले तो पता था कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में यहीं पर आपको जाना है। देखिए दिक्कत तो अब ज़्यादा है, अब इसलिए भी ज़्यादा है कि वो तो एक आइडेंटिफाइड एरिया थे जहाँ हमारी हर वक्त नज़र थी कि नई लड़की भी आई, या हमारे जो खुद के इन्फॉर्मर्स हैं उनकी भी नज़र थी इस समय। उसमें हमारे सब ठेले वाले, रिक्शे वाले हमारे भी होते, वो इक्वल होते थे, उनके भी और हमारे भी। वो हमें तो इन्फॉर्म करते ही थे, वो उन्हें भी इन्फॉर्म करते थे। अच्छा, दोनों तरफ से लेते थे। पैसा उनसे लेना था, पैसा उनसे लेना था, मगर वो पीक टाइम पे जाते थे उनके पास, जब हम पहुँच लें कि लाओ पैसे दो, मैंने तुम्हें खबर दे दी कि वो लोग आ रहे हैं, निकाल दो लड़की को। लेकिन हम निकलने कहाँ देते थे, उससे पहले तो हमें बता देता था। तो अब ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि अब तो स्पा, मसाज पार्लर्स, होटल्स, और इससे ज़्यादा मंदिर और मठों में भी हो रहा है। तो मंदिर मठों में, हाँ, तो फिर और ज़्यादा क्या, ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। हाँ बिल्कुल बहुत बड़ी कह रही हूँ, मगर सच्चाई है ये। वो बेशक मंदिर में नहीं हो रहा, लेकिन उन तीर्थ स्थानों में अगर हो रहा है तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि जहाँ वो लोग एस्कॉर्ट सर्विसेज चला रहे हैं, जहाँ वो कॉल गर्ल्स खुल के नंबर दे रही हैं, ये हमारा नंबर है, उनके पेरेंट्स दे रहे हैं, उनके जो संचालक हैं वो दे रहे हैं कि कॉलेज गर्ल चाहिए या शादीशुदा चाहिए या अनमैरिड चाहिए, कैसी चाहिए, खुल के सब चीज़ कह रहे हैं। मतलब तीर्थ स्थलों पे काम हो रहे हैं, ये काम हो रहा है बिल्कुल। आपके पास आया कोई केस? कैसे आपको पता चला? मेरे पास अभी भी तो एक बच्ची बहुत रो रो के कह रही है, 2 बच्चों की माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कह रही है मुझे कैसे भी बचा दो। तो मैंने यकीन नहीं किया, मैंने कहा मैं क्यों यकीन करूं कि ऐसा हो सकता है, और इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, दुनिया आती है, बड़ी अपनी मन्नतें लेके आती है, तो कैसे। तो फिर उसने मुझे कुछ सबूत दिए हैं कि जो हो रहा है, और फिर मैंने वो सब चीज़ें खोली तो खुला आसमान था सारा एकदम। अच्छा, बिल्कुल पूरा, आप भी उसे खोज सकते हैं, एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पैसा तय कर सकते हैं, और वो एक बड़े तीर्थ स्थान पे है। तो ये तो देवदासी प्रथा भी नहीं है, वो तो खुद से ही जा रही है कि हमें देवदासी बना लो, और कोई उम्र की सीमा नहीं है। अनमैरिड लड़कियां भी हैं उसी घर की, एक घर की बहू भी है, एक घर की सास भी है, और अच्छा, हाँ ये सब चल रहा है, मतलब कोई भी किसी भी उम्र की हैं, बस जाओ, सर्विस देनी है। और घर वाले ये काम करा रहे हैं, ये काम करा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं ये। पहले हम कहते थे कि इस ज़माने में दलाल है, अब सर्विस प्रोवाइडर है घर वाले। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती। और जो मैं कह रही हूँ, मैं भले ही नाम नहीं ले रही हूँ, वो लोग तो सुन ही रहे होंगे जो कर रहे हैं, और जो उन सर्विसेज को ले रहे हैं वो भी जान रहे होंगे कि क्या हो रहा है। ये आपने बताया किसी बहुत बड़े तीर्थ और मठ मंदिर में चल रहा है ये, और वहाँ के मतलब क्या आसपास के एरिया में ये काम हो रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पहले भी होते रहे हों। ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो आसपास में कुछ नहीं है वहाँ पे कि भाई कोई ऐसा आइडेंटिफाइड रेड लाइट एरिया था या इस तरह का। हाँ इतना ज़रूर है कि अगर वहाँ से दूर दराज में जाओ तो कुछ ऐसी थी कि जो क्या कहते हैं उनको, बेड़िया समाज और इस तरह, लेकिन वो लोग नहीं है, वो लोग नहीं है जो मातृ सत्तात्मक परिवार वाले थे, वो लोग हैं ही नहीं।
ये तो और आम लोग हैं जो जिनके घर तीर्थ हैं, यात्री जा रहे हैं उनको प्रोवाइड सर्विस- करा रहे हैं। उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये तो गूगल बाबा खुले बैठे हैं, अच्छा। इन पर डाल के आप सर्च करो तो वो दे देंगे। उसने मुझे सब लिंक दिए हैं लड़की ने हाँ हाँ। कि ये लिंक से आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही तो इन नंबरों पर आप फ़ोन करके देख लो। कुछ आप पढ़ के बता सकती हैं वो जो हाँ। मैसेज भेजे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इतना इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। और आप नाम मत लीजिएगा नहीं, उस- नाम तो मैं इस लेती ही नहीं हूँ। तीर्थ स्थल का। नाम का तो कमियाजा मैं भोग चुकी हूँ बहुत सारा, तो नाम तो मैं लेती ही नहीं हूँ। लेकिन वाकई में ये अगर है तो डराने वाला और डरना चाहिए। समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ आज? जा रहा है समाज को, डरना चाहिए कि क्या हो रहा है। और अगर अब भी नहीं ये तीर्थ स्थल का नाम मुझे दीदी ने बताया और मैंने भी जब सर्च किया तो मेरी बहुत आस्था है, क्योंकि वो ऐसे भगवान, ऐसे देवता का मंदिर है वहाँ पर जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं श्रद्धा के साथ में। और उसके आसपास अगर ये हो रहा है तो वाकई में मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ इसको, मैं कहीं से भी अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ये है कॉल गर्ल एस्कॉर्ट सर्विसेज, नाम नहीं लूँगी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कॉलेज गर्ल एस्कॉर्ट इन कॉल गर्ल्स इन यहाँ प्लीज़ कॉल ये नंबर और नाम बुकिंग फॉर योर सेलेक्टेड गर्ल। और भी दे रखे हैं कि नाम से आप यहाँ भी आ सकते हैं। और गर्ल्स सर्विसेज आर योर रिलायबल, रेस्पॉन्सिबल एंड बेस्ट एक्सपीरियंस्ड एस्कॉर्ट एजेंसी। और देखिए दे रखा है कि कॉल गर्ल्स एस्कॉर्ट सर्विस रेट ये है 2600 कैश पेमेंट, आर्टिस्टिक, इमेजिनेटिव। आई ब्रिंग ए क्रिएटिव फ्लेयर एंड यूनिक पर्सपेक्टिव टू ऑल एनकाउंटर। बताइए क्या आप कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही कि आप किस तरह का दे रहे हैं? वी ऑफर ए केयरफुल क्यूटेड सिलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड कॉल गर्ल्स इन यहाँ पे और इंडिविजुअल नीड एंड डिज़ायर्स, अफोर्डेबल कॉल गर्ल्स, प्रीमियम एस्कॉर्ट सर्विसेज। और कहाँ पे मिलेगी ये एड्रेस, और कैश पे ओनली। कुछ ऐसे भी हैं कि बुक एस्कॉर्ट सर्विसेज एंड इंडिपेंडेंट कॉल गर्ल्स इन यहाँ अवेलेबल विद होटल रूम फुल नाइट एट चीप प्राइसेस। अब आप खुद देखो कि जब इतनी सारी, और ये तो मैंने 2-4 उदाहरण आपको बताएं, भरा पड़ा है पूरा इंटरनेट इनसे एक जगह का। तो आप बताइए और दूसरी जगह की सर्च करूँगी तो अब तो मुझे लगने लगा कि मैं दूसरे धार्मिक स्थान भी सर्च करूँ। एक से तो एक लड़की ने चलो मुझे फ़ोन कर दिया, अब बाकी से अभी तो किसी ने मुझे ऐसा, उससे अलग भी एक ने किया है मुझे वीडियो बना के भी, एक किसी लड़के ने भेजा वीडियोज़ बना के कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने भेजा, वो भी एक तीर्थ स्थान की मुहाने की बात है। और उसने जो भेजा उसमें तो बिल्कुल शॉकिंग ये है कि वो जो लड़कियां हैं होटल में बतौर कर्मचारी काम कर रही हैं। अच्छा। वो ड्रेस कोड है उनके यहाँ। हाँ। वो ड्रेस पहनती हैं। हाँ। तो लगेगा ये रिसेप्शनिस्ट है, ये अटेंडेंट है, ये कॉल अटेंडेंट है, ये इस तरह, लेकिन एक्चुअल में वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। ओके। हाँ, उनको पर मंथ पे किया जाता है। उनका कुछ मतलब नहीं कस्टमर क्या ले रहे हैं, वो कस्टमर से क्या नहीं ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं उनका। वो कम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, तो अगर यहाँ अच्छा पैसा मिल रहा है, 30-40 हज़ार रुपये महीने का मिल रहा है, तो उन्हें क्या दिक्कत है, कर रही हैं वो। तो रेड की 18 लड़कियाँ निकली वहाँ, उसी बंदे ने कराई रेड जिसने मुझे वीडियो बना के भेजी। तो किस चीज़ को आप, और पता क्यों है ये? क्योंकि धार्मिक स्थान में हम हाथ डालने से डरते हैं। ये लोग बवाल करेंगे। बिल्कुल। जैसे अगर समझ लीजिए कि ये जो बाबाओं के आश्रम है, इनमें हाथ डालने में सालों साल लगा दिए, जब बिल्कुल सब तर्क वितर्क कुतर्क सब फेल हो गए, तब आपने हाथ डाला, जब बिल्कुल लड़कियां सामने आ गई कि हमारे साथ ये हो रहा है। इससे पहले तो आपने हाथ भी नहीं लगाया। तो हाथ ही नहीं लगाना चाहता कोई भी, तो कैसे? ये क्योंकि हमारी सोच, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये औरतें हैं तो रेप नहीं हो रहे, ये उन जैसे औरतों आदमियों की सोच है कि जो ये पनप रहे बाबा, तरह तरह की इनकी वो सर्विसेज दे रहे हैं। मतलब इतना ख़राब है। मैं अगर आपको एक उदाहरण बताने लगूं कि ये हम जैसे लोगों को टारगेट करते हैं। मैं खुल के कह रही हूँ कि बाबा राम रहीम के गुरुओं ने मुझे टारगेट किया। अच्छा। पहले मेरे पास आए तो कहा कि बहन जी, इन बहनों का कुछ उद्धार करवाओ, इन बहनों को प्रवचन सुनवाओ बाबा के, इनका मन में शांति होगी, ये इस काम को छोड़ेंगी। मैंने कहा भेज दो बाबा को, आ जाएगा। तो बोले नहीं यहाँ नहीं आएंगे बाबा। क्यों नहीं आने का? यहाँ आए, मैं नीचे करूँगी इंतजाम, सारी बहनें सुनूंगी, वहाँ क्यों ले जाऊँगी इन्हें? नहीं बाबा ऐसे जाते नहीं। तो मैंने झन्नू में जाना दे फिर बाबा को, मेरे से क्या लेना देना, चल। वो चला गया। फिर कुछ दिन बाद आया,
बहन जी बाबा की फिल्म लगी है, फ्री दिखाएंगे, इन बहनों को ले चलो। यही बहनें हैं क्या? चल मुझे दिखा ला, मैं थोड़ी हूँ, मैं चल रही हूँ तेरे साथ। ये बहनें नहीं जाएंगी, इनको पैसे दे के देख लेंगे, अच्छी फिल्में देखेंगी। इस सड़ी हुई मोटरसाइकिल पर उड़ते हुए बाबा को नहीं देखना। चल भाग यहाँ से। और फिर चला गया। फिर तीसरी बार आया, बहन जी कुछ बहनें निकालो, बहनों की देखो ये बाबा की फोटो, बाबा ने शादियां करवाई हैं, मुझे कुछ फोन में दिखाया। बहन की इनके तो घूंघट निकाल रखे हैं, मुझे क्या पता ये कौन औरतें हैं। सबसे मिलवा मुझे कि सेक्स वर्कर है और यहाँ से रेस्क्यू कराई गई है, कहीं से भी रेस्क्यू की गई। मुझे बता बाबा बड़ी जल्दी रेस्क्यू कर लेता है, और कहीं वो भी नहीं करता। जरा जरा सी बात को तो फिल्मों में दिखा रहा, ये क्यों नहीं दिखा रहा किस जगह से निकाली है। मैं तो बता रही हूँ मैं कहाँ से निकालती हूँ लड़कियाँ, तो दिखा। बहन जी इनका विवाह करा देंगे। मैंने की कोई जरूरत ना है, ये ब्याह ठीक है, तो चल। फिर भी चला गया। फिर उन्होंने अंतिम चाल चली, देखो। अच्छा। एक दिन मेरे पास फोन आता है, बहन जी आपने मुझे बड़ा निराश किया, अब बाबा आपसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं। ओह। मैंने कहा जरूर आएंगे, बाबा का जन्मदिन है। हाँ। तो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ही है बरनावा, वहीं आते हैं बाबा। हाँ। मैंने कहा अच्छा चलो आएंगे। थोड़ी देर में मुझे उन्होंने कहा, उसी ने कहा मुझे कि बहन जी एसपी सिटी भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर भी जाएंगे। अच्छा भाई ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि पुलिस को भी सेट करना है और डीपीओ साहब को भी सेट करना है कि वो उधर को देखें ही ना, और हमें तो करना ही करना है कि वहाँ से हटें किसी तरह। सब जब सामदान भेद फेल हो गए। मैंने पूछा फ़ोन करके, मैंने कहा सर क्या बुलाया? हाँ जी बुलाया तो है। मैंने कहा चलो चलते हैं, क्या बात है, फॉर फन। हम चले गए। मैं समझती हूँ कम से कम 50 लाख आदमी होगा हाँ बाबा के जन्मदिन पे। एक 10-15 बीघे का तो खेत है जो पार्किंग के लिए छोड़ रखा है, उस पर गाड़ियों की पार्किंग रहती है। और सांस नहीं आ रहा था लोगों को। हम तो खैर वीआईपी गेट से ले जाए गए। बाकी 2-2 दिन से पड़े थे लोग, कई दिन पहले से बाबा के जन्मदिन तक, जिन्होंने अपने थैले और सामान रख रखे थे कि थोड़ा यहाँ को सो लें, फिर आ जाएंगे, अपनी जगह पे लग जाएंगे नंबर आने के टाइम पे। अंदर हम गए, हमको एक मतलब वो सब उससे बना रखा था टेंट लगा के, तो अलग अलग कमरे हो रहे थे। और बाबा आता है, वो नीचे नहीं बैठता है, बाबा का इतने ऊंचे पे एक सिंहासन है। अच्छा। हाँ रिवॉल्विंग। तो वहाँ से किसी चीज़ पे चल के आता है ट्रेन की तरह, काले कपड़े में, और आके मंच पे आया। और बाबा ने ऐसा करा, काले साटन का तहमद रहता है कुर्ता, ऐसा करके बहुत देर बैठे रहे। तो फिर नीचे से वो चिल्लाए अनुयायी उनके, ओ बाबा रो रहे हैं, बाबा को कोई बहुत पीड़ा है, आज बहुत पीड़ा है, वहाँ फलानी जगह बहुत लोग मरे हैं, किसी एक्सीडेंट में कुछ हुआ था कि वहाँ पे हुए हैं बहुत सारे लोग, और बाबा रो रहे हैं, बाबा से रुका नहीं जा रहा। चले गए बाबा, सब पब्लिक रोने लगी। अच्छा। बाबा रो रहे हैं तो हाय हाय करके बाबा चले गए। फिर आए बाबा सफ़ेद कपड़े पहन के। अच्छा। अभी बाबा के आंसू नहीं थम रहे हैं, क्योंकि बाबा की एक शिष्या के पति का देहांत हो गया है। तो बाबा सफ़ेद कपड़े पहन के आए। फिर मैंने कहा कब तक चलेगा ड्रामा भाई, हमारे डीपीओ साहब बिल्कुल रिटायरमेंट के नज़दीक, और सांस उनको आ नहीं रहा। हमने कहा भाई तुम इसमें बैठो जिसमें वो आबे जमजम बन रहा है, इनका बहुत सारी सिल्ली लगी हुई थी वहाँ बैठो, एसी का मज़ा देगा वो वहाँ बैठ गए। मैं और साहब बैठे रहे, जो कमरा हमारे लिए अलग करा था उन्होंने। फिर वो तीसरी बार, वहाँ से दिख रहे थे वो पूरे, तीसरी बार आया गुलाबी कपड़ों में। अब वो रूह अफ़ज़ा बटने लगा, उसको वो कहती कुछ और हैं, मैं तो आबे जमजम कहती हूँ, पर वो कुछ और उस पर लड़ रहे लोग। अच्छा। गीला मतलब बाल्टी आती थी खाली हो जाती थी, बाबा तो देता ही नहीं था, उसके अनुयायी बांटते थे, और उसको ऐसे बिल्कुल रखे थे, कुछ पीते 1-2 घूंट, कुछ रख लेते संभाल के घर ले जाएंगे अपने सबको देने के लिए। फिर हमने कहा भाई एक बात सुन, तू उसी बुलाया जो था, ये हमें कब तक बैठा के रखेगा तू? देख हम चल देंगे, तो हमें तो ऐसे ही है। एसपी साहब बोले कि सर पूरे शहर की जिम्मेदारी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा एसएसपी मेरा इलाज कर देगा। बोले अभी आ रही बाबा। मैं बुला ले उसे, इतना टाइम नहीं है हमारे पे। हमारे डीपीओ साहब थोड़े से वो हो रहे थे, बोले यार बहन जी ऐसे मत बोलो, पता नहीं क्या करेगा। मैंने कहा कुछ ना करे, तुम बैठो। आ गए बाबा हमारे पास, आके मुझे मैं आपको नाम दे रहा हूँ आज, और इस नाम को किसी को बताइएगा मत, वरना इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो एसपी साहब ने मेरे तरफ को ऐसे करा कि मैं कुछ बोलने वाली थी, मैं नहीं बोली। तो उन्होंने हमें कुछ नाम, एक लाइन का कुछ बोला, हमें याद नहीं। बोले बाहर नहीं बताना। मैंने कहा नहीं बताएंगे। हम उठ के चल दिए। बोले नहीं आपका भोजन नहीं, हमें बड़ा अच्छा भोजन वोजन कराया गया। अब तो चले आए बाहर। हमने आगे पहले, हमारे तो सब साथी बाहर ही थे, हमने उनको सुनाया भाई ये तो एक नाम दिया है, अब इस नाम को तुम लोग रटो तो तुम्हारा सब उद्धार हो जाएगा, बाकी काम करने से नहीं होने का। बाबा को लग रहा था कि कुछ गलत तो हुआ है, जो भी है, तो जल्दी सिमटा उनका। खैर कार्यक्रम जो 8-10 दिन का होता था वो 2 दिन में सिमट गया। फिर उसके बाद में हमारे पास एक महिला आती है हमारे घर, तो तब तक हमारे हस्बैंड थे। वो आगे बोली, कभी आना जाना नहीं था उसका हमारे घर, आगे बोली वो 1 मिनट के लिए बात करनी है। बात कर लो, यहीं बैठे तो हैं, हम बैठे थे लॉन में इधर।
ना ना अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ गई। अंदर बोली नाम चर्चा करनी है। ये नाम चर्चा क्या है? जो बाबा ने आपको मंत्र दिया था उसको याद दिलाना आपको। मैंने कि जो बाहर बैठा ना दूसरा बाबा, वो लठ्याएगा अलग, है ना। अगर उन्हें पता लग गई मैं वहां गई हूँ, आज वहां जाने को कभी मना नहीं करा, लेकिन यहाँ जाने को जरूर कह देंगे ये बाबाओं के पास भी है। तो मैंने कि ये चर्चा है नहीं, एक बार कर लो। मैंने कि तू खड़ी हो, चल यहाँ से जा। मेरे गाँव की औरत थी, यहाँ से जा और कभी नाम चर्चा करने मत आइयो। नाम चर्चा नहीं, उस बाबा का नाम लेने मत आइयो। ये आओ। फिर मैंने बाहर जाकर उन्हें बताया, मैंने कहा बाबा के यहाँ गए थे अब एक दिन, बस पड़े कि क्या है। तो ये उन बाबा डर है ये उनका, है ना। वो 3 विधाओं को उन्होंने पकड़ा कि इस एनजीओ को पकड़ लो, ये वहाँ काम करता है, तभी आप इन औरतों को फंसाओगे। डीपीओ साहब को पटा लो, और एसपी सिटी तो फिर देखेंगे ही नहीं उधर को, जब आप उन्हें नाम दे दोगे तो ये उनका ये इनका डर है। और इस डर के बावजूद भी कोई हाथ नहीं डालता। और जब हाथ डाला तो आप खुद देख रहे हैं कितने पैरोल मिल रहे हैं बाबा राम रहीम को। चक्कर तो वही वोट बैंक का आ जाता है। वोट बैंक का आ जाता है, पैसा आ जाता है। चुनाव लड़ने पैसा तो चाहिए, और जितना बाबा के पास पैसा है तो वो कहाँ जाएगा। ये एक ब्लैकमेलिंग है। धर्म पुरोहितों का, साधु संतों का एक गठजोड़ जो राजनीतिकों के साथ रहा है, हाँ, बहुत पुराना है। बहुत पुराना। हर जगह धर्मगुरु होते थे, राजगुरु होते थे, लेकिन आज ये इस तरह के लोग राजगुरु हैं, तो इससे ज़्यादा खराब कुछ भी नहीं है। दीदी खुले आम आप नाम ले लेती हो इतने बड़े बड़े लोगों का, जिनसे मतलब मुख्यमंत्री तक डरते हैं, ऐसा कहा जाता है। आप खुलेआम नाम ले लेती हो, आपको डर नहीं लगता है क्या? देखो, डर उसे लगता है जिसे किसी चीज़ की चाहत हो, है ना। मेरा हाथ उसने पकड़ा है, क्योंकि मैं अपने बच्चों की तरफ कभी देख नहीं पाई। 32 साल जीवन के यहाँ गुजारे, तो कभी यही नहीं देखा वो कौन सी क्लास में पढ़। कई बार मैं पूछती थी, बेटे कौन सी क्लास में आ गए हो? अच्छा। ये बड़ा अब बड़े होके वो ताना तो नहीं मारते हैं? मारते हैं। जैसे मेरे बेटे ने गेट क्वालिफाई किया, मुझे नहीं पता। अच्छा। मुझे हमारे एक रिश्ते के समधी थे, उन्होंने कहा बहन जी मिठाई खिलाने की वजह से बिल्कुल चुप बैठी हो। मैं ऑफिस में थी, मैंने कहा काहे की मिठाई भाई साहब? कि बेटे ने गेट क्वालिफाई कर लिया, उसको 2 कॉलेज मिले, कानपुर IIT और खड़गपुर IIT। मुझे नहीं पता, मैं पहली बार शर्मिंदा हुई। मैंने कहा अच्छा भी पूछती हूँ। ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये गलत था। हाँ। मैंने पूछा भैया तेरा गेट क्वालिफाई हो गया? हाँ मम्मी। वो बोले अच्छा अब किसी से कहना मत तुम, अभी पता नहीं इंटरव्यू में रह जाऊँ मैं। मैंने कहा नहीं 2 जगह हुआ। बोले ये किसने खबर दे दी तुम्हें कि 2 बजे? मैंने कहा ये तेरे बेटे अंकल यहाँ, इन्होंने कहा मुझे। हाँ। पता अभी हो जाएगा, चलो जहाँ भी होगा देखा जाएगा, पर तुम इसका ढोल ना पीटना। बच्चे ही मेरे हमेशा इसमें रहे, क्योंकि मैंने पहले से बता दिया था कि मेरे बच्चों पे अगर खतरा आता, मेरे पति पे आता, मेरे ससुराल वालों पे आता, तो मैं हट जाती। मैंने उनको कभी सामने नहीं, लोग जानते भी नहीं, मेरे बच्चों को भी नहीं जानते, पहचानते भी नहीं है, मेरे बहुत नज़दीकियों को छोड़ के। कभी कोई आपके ऊपर हमला किया गया हो, या आपको बहुत धमकी आई हो किसी? बहुत धमकी तो छोड़ दो, मुझे तो जान से ही मार दिया था। मैं कहाँ, मैं तो जिंदा हूँ बस, इसीलिए तो डर नहीं लगता। बिल्कुल मार दिया था। और मेरी बेटी की शादी थी 10 दिन बाद। अच्छा। और किसी ने सटीक रेखी की थी कि मैं मतलब कहाँ जाऊंगी आज। जैसे हमारे यहाँ रिवाज है पंडितों में तो खास तौर पे कि पहला कार्ड भगवान जी को, हाँ, दूसरा समझाने में हाँ, गणेश जी को दे के, और फिर तीसरा समझाने में। तो बेटी, बड़ी बेटी की ससुराल में देने जाना था। बेटी तो बाहर रहती थी, लेकिन सास ससुर थे गाँव में, तो पता था किसी को कि हम 20 किलोमीटर दूर उस गाँव में जाएंगे। तो जैसे सड़क से उतरे और गाँव की तरफ को टर्न होने जा रहे थे, तो मुझे सामने दूध का टैंकर दिखाई दिया और तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा था, रॉन्ग साइड। तो मैंने जो गाड़ी चला रहे थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये तो हमारी तरफ आ रहा है। तो इतना मैं कह पाई थी, फिर हमें कुछ याद नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के तो नीचे कर दिया था कि नीचे हो जाओ, लेकिन शायद खुद भी नहीं हो पाए या जो भी कुछ हुआ। फिर तो लोहे हैं सारे शरीर में, ये देखिए ये भी शिकंजा है पूरा। ये एक स्टील का है इतना, उनके शरीर में तो बहुत ज़्यादा है। घुटना, ये घुटना जो है ये वाला, इसमें एक ऐसे शिकंजा बना हुआ है। रॉड इसमें पैर में भी हैं, इसमें भी हैं। शादी के 10 दिन पहले की बात है? शादी 10 दिन की पहले की बात है। कितना टाइम लगा रिकवर होने में आपको? शादी में अटेंड कर पाई आप? हाँ हाँ, और ये सब जल गया था, ये सब तो ऐसा हो रहा था, बहुत भयंकर जल रहा था। ये माथे पे निशान सब उसी समय के, ये सब इतने भी हैं। तो लेकिन मुझे ये था कि बस उनका ज़्यादा था कि वो बहुत ख़राब हुए, वो तो 2 साल में रिकवर भी नहीं हो पाया, अभी भी नहीं हो पाए। तो ऐसे समझो कि वो तो एक बहुत मजबूत आदमी थे, पर फिर भी। मगर हमारा उसका परिवर्तन एक ये हुआ उसमें कि जब मुझे होश आया, 5-6 दिन बाद आ गया था। तो मुझे मेरे जो वॉलंटियर्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं वो आया था, किसी का नाम लिया। मैंने कहा क्यों आया था? क्या था? बस इनसे बात करनी। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा अब क्या करेगा,
अब तो सब तोड़ दिया। मेरी इस आँख में भी बहुत, उस समय ये नहीं था कि शायद मैं देख पाऊँगी, अच्छा। उस समय उनको ही लगा था क्योंकि अंदर चोट लगी थी ज़्यादा। फिर मैं छुट्टी जल्दी करवाई, मैंने कहा मैं घर रिकवर करूँगी, जो भी करना आपको वहाँ करो, यहाँ नहीं रुकूँगी, क्योंकि थोड़ा खतरा भी था। मैं घर आ गई तो हमारे यहाँ चूँकि हम तो बेसिकली देहात के हैं, तो बैठक अलग होती है, अंदर का जराना हिस्सा अलग, फिर आंगन, जी जी फिर जी, बैठक। हाँ हाँ। तो मैंने बैठक में अपना बिस्तर डलवाया, मैंने कहा सब अंदर बार बार आते रहेंगे, घर में सभी हैं, बहू भी आई हुई है। तो वो उन्होंने कहा कि बाहर लॉबी में वो बैठा है। मैंने कहा क्यों आया पूछ लो, मैंने कहा आपसे मिलने कह रहा है। मैं कहा चलो बुला दो। अब इन्होंने सबने एतराज़ भी किया, ये क्या बात है, उसे बुला लो बुला लो, नहीं इसे बुलाना। मैंने कहा ना बुला लो, कोई बात नहीं। वो आया मेरे पास और बैठ के रोने लगा पैरों के पास। मैंने कहा तूने कराया एक्सीडेंट? बोले माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने कहा मत मांगे। फिर उसने काला धागा निकाला, ये बांध दो मेरे। कि ये क्या है? कि आज से मैं आपका धर्म भाई हुआ। मैंने कहा भाई तुम दूसरी कम्युनिटी से हो, हाँ, तो रक्षाबंधन का कोई महत्व नहीं। बोले ना हो, मैं पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। मुझे सबने आंख निकाली मेरी तरफ को, इधर उधर को मेरी करते ही मुझे सब ये चिल्ला भी रहे। अभी मैंने बांध दिया उसको, और जब तक वो जिया मैंने बांधी उसको राखी। मैं उसके परिवार में जाती हूँ, और उसने मुझे बहुत लड़कियाँ निकलवाई, 37 के करीब लड़कियाँ निकलवाई। अच्छा, उसके बाद उसे पछतावा क्यों हुआ? पछता बस मैंने, वो कह रहा मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा हो तुम, मुझे जेल भिजवा दो। मैंने कहा नहीं, तूने पश्चाताप कर लिया, बात खत्म हो गई। तू उन्हें किसी को मारता तो मैं ज़रूर लिखाती, मुझे मारा कोई बात नहीं। लेकिन आपने भी उस पर यकीन किया दोबारा? हाँ मैंने यकीन किया, और उसने उस यकीन को मेरे को बरकरार रखा। तो सबसे बड़ी आपने उसको क्षमादान दे दिया। हाँ बिल्कुल, वो मुझे, वो तो ऊपर वाले की मर्जी, वो जो कराए, पर मैंने पूरी शिद्दत से उसको भाई मान के किया। और मैं जो एक सेक्स वर्कर को रखा हुआ था, मतलब रहती हैं इनकी, मैं उसे भाभी बुलाती हूँ, आज भी मैं भाभी कहती हूँ उसको। वो तो नहीं रहा, पर मैं कहती हूँ उसको। और ऐसे नहीं कि मैं ऐसी, मेरे कभी मुँह से उसका फिर नाम नहीं लिखा, पहले मैं नाम लेती थी उसका, लेकिन उसको राखी बांधती मैंने उसको भाभी कहना शुरू किया था। आज तक भी मैं भाभी कहती हूँ उसको। अभी हाल फिलहाल कोई आपने रेस्क्यू किया, उसके बारे में अभी बता किया सकते हैं? है, अभी तो एक बच्ची को तो सोनागाछी से किया। अच्छा। और उसने हमें, ये तो आप लोगों को थैंक यू है इसके लिए, तो कि आपके पॉडकास्ट के ज़रिए वो उसने मेरा नंबर लिया, और उसे 1.5 साल हो गया था वहाँ फंसे हुए। तब कभी 15 साल की थी, अब वो जब हमने निकाली है 16-17 साल की मुश्किल से। और हमने उसमें कुछ प्रयास भी नहीं किया, सच ये मेरा कोई प्रयास नहीं। मैंने केवल, क्योंकि अभी भी अच्छे लोग हैं, मैंने आज भी किसी को पोस्ट डाली है कि रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस, इनसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, और कभी ये उम्मीदों से पीछे नहीं हटे। तो हमारे एक ASC थे, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर होते हैं इनके, मैंने उनको कहा कि भाई मुझे एक लड़की की सूचना मिली है, तो आप मुझे बता दो कि क्या करोगे मदद। बोले देखिए अगर वो सिविल में है तो हम आपकी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो स्टेशन पे है या वो आ जाए तो हम करेंगे, आप आ जाओ उसको लेके। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रही हूँ, वो आ जाएगी लड़की। तो मैंने उस बच्ची को, मैं नहीं संपर्क कर सकती थी, वही उसको बच्ची को ही करना था मुझसे, मुझे नहीं करना था। तो अगले दिन उसने फिर मुझे किया, और मैंने कहा बेटा तुम्हें इतना करना पड़ेगा कि यहाँ से तो निकलना पड़ेगा, मैं आऊँगी, बहुत टाइम लगेगा, बहुत सब चीज़ें होंगी, पर तुम बताओ कैसे करोगी। तो उसने कहा मैं स्टेशन चली जाऊँगी। फिर मैंने कहा फिर तुम बेफिक्र रहो, जो भी तुमसे संपर्क करे तुम उसके साथ चल देना निसंकोच। फिर उन्होंने सुरक्षित छोड़ी, वो 1.5 दिन तो लगा, क्योंकि उन्होंने जगह ट्रेन बदलवाई, उसको जगह बदलवाई सिक्योरिटी के पर्पज़ से, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। और 6 लड़कियाँ अभी निकाली हैं इसी पास में से, जो यहाँ के मज़दूरों की थी, जो यहाँ काम कर रहे थे, और छोटी छोटी बच्चियाँ, 14-14, 15-15 साल की बच्चियाँ थी, जिनको एक जगह पर रख रखा था। और किसी ने मेरे पॉडकास्ट को देख के और मुझे सूचना दी कि देखिए मुझे नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो मज़दूरों की बच्चियाँ हैं, और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत पाश एरिया में थी, कि मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। हमने कुछ अपने भरोसे के लोगों से बात की, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, पुलिस में है, कि अनऑफिशियली करा दो, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं। पेरेंट्स भी उनके लगातार, उनकी FIR थी, यहाँ पे गुमशुदगी दर्ज थी, वो भी बेचारे बहुत चिल्ला रहे थे कि हम तो यहाँ आके फंस गए, हमारी बच्चियाँ ही चली गई। सुरक्षित मिली 6 बच्चियाँ, वो भी गए, पेरेंट्स भी, हम भी गए। शादी वर्दी में हमने अपने उन जो हमारे खैर ख्वाह लोग हैं उनको भी लिया, और सुरक्षित निकाली बच्ची वहाँ से।
तो कैसे किडनैप करके ले जाते हैं कि उनको एक लड़की माँ बाप बहका को के- पैसा देते हैं? ना ना, एक लड़की बहका के ले गई उनको, बहुत अच्छा। पैसा मिलेगा, हम मजदूरी कर रहे हो, तेरे माँ बाप तो मजदूरी कराएंगे तुमसे भी, हाँ। और क्या करेंगे, पढ़ तुम नहीं रही, कुछ तुम नहीं, चलो तुम्हें बहुत पैसा दिलवाऊंगी, हाँ। और मेरे पास भी देखो बहुत पैसा है, हाँ। तो ऐसे करके ले गई। ये लास्ट पॉडकास्ट पे आपने एक कॉलेज का भी किस्सा बताया था कि एक लड़की और पता नहीं कितनी लड़कियों को वो इस तरह से बहला के हाँ, ये कॉलेज से लेके जाती है। तो ये देखिए वो उसकी मजबूरी थी, और क्योंकि उसने पढ़ी लिखी थी, पीएचडी कर रही थी लड़की, और उसको जिससे प्यार हुआ उससे घर वालों से भी मिलवाया, और निकाह की तारीख भी तय हो गई, सब कुछ तय हो गया, लेकिन अब वो लड़का मिलने जुलने लगा था, कोई दिक्कत नहीं, घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी सारी। जब लड़की को पीएचडी करा रहे हैं तो नेचुरली होंगी, तो उसने फिर एक दिन कहा कि चल हमने कुछ छिपा रखा तेरे से, मेरा एक होटल भी है, ऐसे करके ले गया, और उसने वो भी भरोसे में चली गई कि देखते हैं क्या है। वहाँ गए तो ना तो उसने बस चाबी उठाई, और ना रिसेप्शन पे कुछ कहा, ना कि सुना, और सीधा चला गया। तो उसे यकीन आ गया कि ये इसका ही होटल है, क्योंकि तो मालिक है, ये रिसेप्शनिस्ट से क्यों पूछेगा कुछ भी। एक दो बार ले गया तो कोई उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं था उसका, लेकिन फिर उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके उसने उसके साथ सेक्स संबंध किए, और फिर अगली बार लेके गया तो सब ब्लैकमेलिंग शुरू हुई कि ये देख लो तुम्हारी वीडियो हैं, ये हैं, और ऐसे उसने 23 लड़कियां वो ले जा चुकी थी उसके पास कि ये ला, अब ये वाली लड़की, अब ये वाली लड़की, और ये चाहिए। फिर वो अब जो लास्ट मांगी, मैंने कहा तो अब क्यों ज़मीर जागा, जब इतनी सारी लड़कियों को बर्बाद कर दिया तूने, अब ज़मीर जागने का क्या है, कि जब जो मांगा है उसने जिस लड़की को, वो प्रेग्नेंट है, इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती मैं। अब मुझे एक ही है कि मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ, या किसी भी तरह बचाओ मुझे। हमने कहा इतना कर सकती हो, उस लड़की को एक बार हमसे मिलवा सकती हो, उसने मिलवाया, और मैंने बताया बेटा बात ऐसे ऐसे है, तो उसने कहा किसी भी अच्छे काम के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं बस मेरे हस्बैंड को एक बार समझा लो। हमने उसको बुलाया, वो भी तैयार हो गया कि बोला जी मैं रहूँगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं, आप चलो, ऐसा गंदा काम हो रहा है तो मैं खड़ा हूँगा। हम लोग गए, हमने मैं अक्सर अपने, मेरे बहुत परिचित पुलिस वाले भी हैं कि जो बेचारे इन ऑफिशियली भी जाके मेरे से काम करा देते हैं, लेकिन उनका क्षेत्र था। मैंने उनसे कहा आपको कुछ नहीं करना, नाम शिकायत दे रहे ना कुछ, बस आप रहना, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो आप फोर्स बुला लेना। तो उनका ठीक है, तो इतना भरोसा लोग करते हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं करूँगी। हम गए, हमने कहा भैया, जैसे वो लड़की गई पहले उसी के साथ, मैं मिलवा दिया, वो कमरे में गए, तो हमें तो बता दी थी लड़की ने कौन सा कमरा, हम सीधे वहाँ जाए तो रिसेप्शनिस्ट लड़े, तो मैं खैर वो पुलिस बुला लाया, मैंने कहा ले आओ पुलिस को, आ गए, पकड़ा हमने वहीं, लड़की को जिद कर रहा था, और लड़की रो रही बहुत बुरी तरह, क्योंकि उसे लग रहा था देर हो गई है शायद, कुछ ऐसा ना हो। लड़की सुरक्षित बची, और आप ये देखिए कि कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ कैमरा नहीं था, कम से कम 20 कैमरे थे हिडन, जैसे ये लग रहा है इसमें भी कैमरा, यहाँ ऊपर कैमरा, पंखे में कैमरा, गमला रखा है उसमें कैमरा, हर जगह से हर मोड से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हो रही थी। तो जब उसको थोड़ा मारपीट हुई तो उसने कहा कि, लड़की नहीं बताया उसने, जो पहले वाली थी, उसने कहा जी वैसे हमें इनसे कोई खतरा नहीं है, बस ये आदमी और किसी को ना करे, इसलिए इसे जेल भेज दो। हमने कहा खतरा क्यों नहीं, इतनी सारी वीडियो हैं, तो बोले नहीं वो बैंकॉक जाती हैं, अच्छा, यहाँ कोई वीडियो नहीं है, तो सब जा चुकी, और ये हाथों हाथ डिलीट करते हैं, क्योंकि इन्हें भी सिक्योरिटी का है। अब तो मैं इसके पास रह के इतना समझ गई हूँ कि क्या करता है ये। तो वो सब थी नहीं उसकी किसी भी चीज़ में, बहुत बात तक उसको, जैसे जेल भी गया वो, अब साइबर क्राइम की इतनी चर्चा तो होती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कहीं देख लो, कोई नहीं है इसके अलावा। तो कहाँ भरोसा करे किसी होटल पे, कहीं जाने से पहले कोई फैमिली जा रही हो, कपल जा रहे हों, तो कैसे भरोसा किया जाए। बहुत, अब हम उस दौर में जा रहे हैं जहाँ सेक्स एक इंडस्ट्री बन गया, बस किसी भी विधा में आपको दिख जाएगा। इसमें समाज का कुछ आपको, जो समाज हमारा ही तो है। नहीं, हमारे माँ बाप के पालन पोषण में कुछ कमी रह रही है, हाँ। हमारे समाज में कुछ ऐसी कमी रह रही है कि हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, या न्यूक्लियर फैमिली हो रही हैं, फ्लैट कल्चर आ गया है, पड़ोस में कौन रहता है हमें पता नहीं है, बच्चों को आज़ादी चाहिए, जेंजी को कहते हैं ये इट्स माई लाइफ, इट्स माई बॉडी माई चॉइस। और उससे बुरा आपने पता नहीं देखा है नहीं, कि कोई एक लड़की कहती है कि आई एम ए प्राउड रंडी। अच्छा, हैशटैग, आप शायद नहीं देख रहे हैं, इन बच्चों ने जरूर देखा होगा, सब लड़कियां देख चुकी हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग चला रही है आई एम ए प्राउड रंडी, और उसे 14 15 साल की लड़कियां फॉलो कर रही, मी टू। बताइए, माय गॉड, जानती नहीं ना रंडी होना क्या होता है। आके देखें, मैं तो खुले चैलेंज करती हूँ कि अगर कहीं पॉडकास्ट देख रही हैं तो आप आके देखें कि रंडी होना क्या होता है।
कि कैसे एक लड़की को उसके परिवार से हटा के और मार पीट के वहाँ लाया जाए, कैसे एक लड़की की इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए, मिर्च डाली जाए, कुछ भी ऐसी कोई अपरेटस डाला जाए कि जिससे वो चीखे चिल्लाए और गुहार करे कि मैं अब सब कुछ करूँगी जो तुम कहोगे। ये होता रंडी होना। देखें आके, और कुछ नहीं, एक हमारे यहाँ का वो शादाब ज़काती हैं इन्फ्लुएंसर, उस पर आए दिन मुकदमे लगा देते हैं जरा सी बात पे, है ना, आए दिन उसको थाने में खड़ा कर देते हैं। और ऐसे लोगों की कोई आप आइडेंटिटी में नहीं डिस्क्लोज़ करते। क्या चल रहा है सब जगह से? अगर ऐसा होता ना, सरकार की मंशा ना होती इसे सेक्स इंडस्ट्री में बदलने की इस देश को, तो OTT पे कब की सेंसर बोर्ड लग जाता। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चल रहा है, कहाँ बच रही है बेटी? सरकार कह रही है हम बचा रहे हैं। बचा रहे हो। अगर पढ़ाने से बेटी बचती तो निर्भया कांड क्यों होता? वो वेटरनरी डॉक्टर के साथ ये इतना ब्रूटली बलात्कार क्यों होता? आए दिन जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? ये तो तब भी हो रहे हैं। ज़रूरत है माँ बाप को सचेत होने की कि आप ठीक है फ़ोन देख रहे हैं, ठीक है, लिमिट रखो। कोई एक टाइम रखो कि जब आप साथ बैठें, जब आप साथ खाना खाएं, चाय पिए, कुछ और करें, शाम की चाय पिए, कहीं एक साथ बैठने का कभी नहीं है किसी के पास, टाइम नहीं है। माँ अपनी किटीज़ में है, पिता अपने बिजनेस या नौकरी में है, बच्चे अपना फ्री हैं, कहीं भी जाएं, जेंजी हैं वो। तो कैसे? और दूसरा, आप कभी चेक नहीं करते बच्चों को, फ़ोन नहीं कहते हैं, बच्चे चेक नहीं करने देते। आपने ऐसी डाली क्यों आदत कि वो चेक ना करने दें? कभी भी मांग लो, ला भी दियो जरा, मैं फ़ोन कर लूँ। मेरा तो होते हुए मांग लूँ मैं इतने बड़े बड़े बच्चों से अपने, क्यों नहीं मांग सकते आप? अरे कम से कम घर का माहौल बदलिए ना। और ये फ्लैट कल्चर ने सब कुछ खत्म कर दिया। पहले पड़ोसी भी टोक देता था कि तुम्हारा बच्चा ऐसे चल रहा है भाई। अगर किसी को सिगरेट भी पीते देख लिया तो घर में शिकायत पहले आती थी उसके आने से। लेकिन आज तो आप कह नहीं सकते, वही लड़ेंगे उल्टा कि हमारे बच्चे को तुम इस तरह कह रहे हो। या वो मार दे आपको कहीं जान से मार दे, चाकू मार दे, गोली मार दे, आपको आपने शिकायत कर दी, कोई पता नहीं। जितने हाइपर बच्चे हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। ये परिवारों को समझना होगा कि पहली पाठशाला परिवार होता है। आप उस पाठशाला को चलाने में फेल हो गए हैं, अभी भी समय है। वाकई आज ज़रूरत है, हमें समझना होगा हमारा समाज कहाँ पर जा रहा है और हमारी आने वाली जो संतानें हैं, वो पीढ़ियाँ हैं, वो कहाँ पर जा रही हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। भारत में हमारे माँ बाप जब हमें टोकते थे तो हमें बुरा लगता था, तो हमेशा एक जनरेशन गैप रहता था। वो जनरेशन गैप आज भी है और अब फील होता है जब हम लोग के बच्चे बड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि दीदी ने बताया कि हमें थोड़ा सा तो ध्यान देना होगा। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दीदी का NGO संकल्प के नाम से है और आप उसे गूगल सर्च कर सकते हैं। इंस्टा की ID जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो आप दीदी से संपर्क भी कर सकते हैं। हम फ़ोन नंबर भी डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं। तिवारी जी टॉक शो का अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।